Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 20th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स इंटरनेशनल न्यूज चैनल। यहाँ पर जो हमारे डीडी या दूरदर्शन जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च द वर्ल्ड इंटरनेशनल चैनल, जो हर कंट्रीज में दिखाया जाएगा, जैसे कि बीबीसी। अब समझते हैं आखिर ये इंडिया की जो प्रसार भारती है, जो डीडी न्यूज को चलाती है, उसको ये कैसे विचार आया। आई एम श्योर आपको सबको मालूम होगा, इस कोरोना के पैंडेमिक में इंडियन गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए बहुत सारे फॉरेन मीडिया ने एक कैंपेन के तौर पे चलाया था, और जिसके चलते उस कैंपेन का ये नतीजा रहा कि आज इंडिया की जो छवि है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही खराब किया गया है। ये एक ऐसा कंडीशन था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अपनी बातों को बाहर नहीं रख पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ आवर मीडिया। इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं थी जो इंडियन गवर्नमेंट की बातों को बाहर रखे, और जिसके चलते हम अपनी बातों को दुनिया के सामने नहीं रख पाए कि इंडिया क्या कर रहा है, और इस कोरोना के पैंडेमिक को रोकने के लिए हम कौन से उपाय कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फेक न्यूज़ेस को भी हम लोग काउंटर नहीं कर पा रहे थे। इस चीज को डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, या बेसिकली अगर कहा जाए तो प्रसार भारती ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च इंडियाज इंटरनेशनल न्यूज चैनल, जैसे कि बीबीसी और बाकी जो चैनल्स हैं, जिससे आप इंडिया भी अपनी बातों को दूसरे कंट्रीज में या बाहर के लोगों को पूरे मजबूती से रख पाए। समझते हैं आखिर ये क्या है, कैसे ये डीडी न्यूज क्या प्लानिंग कर रही है। देखिए, प्रसार भारती न्यूज ये है कि दूरदर्शन इज गोइंग टू सेट अप ए न्यू इंटरनेशनल चैनल डीडी इंटरनेशनल ऑन द लाइन्स ऑफ बीबीसी वर्ल्ड टू प्रेजेंट इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू to the world in wake of the rising negative coverage of India's COVID-19 crisis in foreign media। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने देखा होगा कि कुछ फॉरेन मीडियाज इंडिया की जो इमेज इतनी खराब कर रहे थे, जैसे कि आप जब भी न्यूज़ खोलिए तो जैसे कि न्यूज़ चैनल लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स वगैरह, इन सब के या तो ट्विटर हैंडल पे, या तो इनके यूट्यूब चैनल पे, या तो इनके अपने लाइव टीवीज पे सिर्फ इंडिया की ही न्यूज़ थी, और वो सिर्फ ऐसे बेकार ऐसे न्यूज़ जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि इंडिया के शमशानों को दिखाया जा रहा था ड्रोन के पिक्चर्स के थ्रू। आपको यकीन नहीं होगा, ये ड्रोन के पिक्चर्स को ये सारी जो मीडिया खरीद रही थी, एक ड्रोन के वीडियोस को वो 25-30 हज़ार में खरीद रही थी, और ये हमारे जो शमशान घाट और हमारे जो क्रिमेटेरियम्स की इतनी घटिया तस्वीर ये लोग शो करने की कोशिश किए थे, और ताकि इंडिया की जो छवि है इंटरनेशनल मार्केट में और फॉरेन कंट्रीज में वो खराब की जा सके, और बहुत हद तक ये मीडिया सफल भी रही। इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट समझ रही थी कि क्राइसिस के सिचुएशन में आज ये मीडिया इंडिया के इस सिचुएशंस का फायदा उठा रही है, ताकि इंडिया के नाम और इसके रेपुटेशन को धूमिल किया जा सके। प्रसार भारती ने एक नया स्टेप्स लिया है, एंड दे प्लान
मीन्स हियर द प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती इज बेसिकली द पेरेंट बॉडी ऑफ डीडी, हैज फ्लोटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। प्रसार भारती ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया है लास्ट वीक, सीकिंग सजेशंस टू ड्राफ्ट ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द अपकमिंग न्यूज चैनल। तो प्रसार भारती ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस किया है या रिलीज किया है, जिसमें अगर कोई प्राइवेट एजेंसी चाहे तो इसका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके प्रसार भारती को सबमिट कर सकती है, जिसमें प्रसार भारती कैन थिंक फॉर लॉन्चिंग दिस चैनल। इवन यहाँ पर गाइडेंस भी लिया जाएगा, क्योंकि प्रसार भारती को इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की कुछ उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसकी प्राइवेट एजेंसीज की भी मदद ली जाए। This moves comes after the government received global criticisms from the media worldwide on the handling of COVID-19 pandemic. कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर में इंडियन गवर्नमेंट की जो नाकामी है इतने बुरी तरह से दिखाई गई है, हो सकता है बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें फेक भी थी, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट की रेपुटेशंस बहुत ही खराब हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की कमी नहीं थी, बट उन कमियों को जिस तरह से दिखाया गया है वो गलत था। एक तरह से अमानवीय चित्र दिखाया गया है इंडिया के बारे में, और ये इंडियन गवर्नमेंट भली भांति समझ रही थी। अब ये ईओआई जो है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, बेसिकली अगर कहा जाए तो इस बेसिकली द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड ए ग्लोबल प्रेजेंस फॉर दूरदर्शन एंड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल वॉइस फॉर इंडिया। डीडी इंटरनेशनल एज ए चैनल विल स्पेसिफिकली टेल द इंडिया स्टोरीज टू द ग्लोबल ऑडियंस। ये हम अपनी बातों को मजबूती से रख पाए। दूसरी, अगर देखा जाए तो इंडियाज ओवरवेलमिंग कोविड क्राइसिस हैज डोमिनेटेड हेडलाइंस इन द लास्ट फ्यू वीक्स अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एंड ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स। ये कुछ ऐसे चैनल है जो इंडिया के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, बीबीसी हो गया, और द ऑस्ट्रेलियन हो गया, द इकोनॉमिस्ट एंड न्यूज एजेंसी रॉयटर्स। ये उनके कुछ लोगोस है। आप देखिएगा, इनके चैनल पर जाइएगा तो आप देख सकते हैं इनके अधिकतर जो यूट्यूब चैनल्स या जो भी पोस्ट ये लोग डालते थे उस समय में लगभग वैसे ही कुछ था। This has created a negative image of the present BJP-ruled government, and DD International intend to create a talent hub for global media professionals, rope in international reporters on a freelance basis, and engage global talent to build a worldwide workforce. तो ये कुछ प्लानिंग कर रही है प्रसार भारती। नेक्स्ट, अगर प्रसार भारती को समझा जाए तो इसको जो प्रसार भारती को गवर्नमेंट के कंट्रोल से अलग किया गया है ऑन 6 सितंबर 1990 को। पहले ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती थी, बट आफ्टर 6 सितंबर 1990 इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट के तहत ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। एंड दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉल्ड प्रसार भारती। ये जो एक्ट है, हाउएवर 1997 में इसको इफेक्ट में आया था और उसके तहत प्रसार भारती को बनाया गया। प्रसार भारती को अगर देखा जाए, इससे पहले प्रसार भारती की जगह आकाशवाणी और दूरदर्शन थे। Prior to the act, Doordarshan and All India Radio, that is Akashvani, were under the central government control under the Ministry of Information and Broadcasting. इसके बाद इसको the purpose is behind the act was to give the broadcaster more autonomy and freedom like many other countries, and the act brought both DD and All India Radio under the ambit of the corporation of प्रसार भारती। तो फिर ये दोनों, जैसे कि DD और ऑल इंडिया रेडियो, दोनों को प्रसार भारती के अंदर में डाला गया। फंक्शंस क्या होती है प्रसार भारती की, जैसे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फुलफिल करती है, जैसे कि प्रसार भारती इन इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, और इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It helps to ensure that citizen rights to be informed of national and international events and news are fulfilled. Thus, to spread literacy, agriculture, देखिएगा कि प्रसार भारती बहुत सारे एग्रीकल्चरल चैनल भी चलाती है, जहां पर हमारे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है डिफरेंट क्रॉप्स और डिफरेंट पेस्ट वगैरह के बारे में। एंड टू प्रमोट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। दूसरा, प्रसार भारती बहुत सारे एजुकेशन चैनल भी चलाती है, जिसमें आपके जो बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। And it also helps to cover sporting activities to promulgate sportsmanship spirits among the citizen. दूसरा, it helps to cover and propagate the diversity of the country, to serve the rural and weaker section of the society, including children and disabled, etc. And to conduct research and development so that television and radio broadcast are regularly updated. तो ये भी इस फॉर्मेट में प्रसार भारती हेल्प करती है। प्रसार भारती का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्रसार भारती के जो बोर्ड मेंबर में एक चेयरमैन होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, एक मेंबर फ्रॉम फाइनेंस,
1 मेंबर फ्रॉम पर्सनल्स और 6 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, अलॉन्ग विथ डायरेक्टर जनरल, डीजी आकाशवाणी एक्स ऑफिशियो होता है और डीजी दूरदर्शन एक्स ऑफिशियो होते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के भी एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशंस। And the chairman and other members, except for the ex officio members, the elected are and the nominated members are appointed by the president. इन सबको president appoint करते हैं। करंट जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश एंड करंट जो सीईओ है प्रसार भारती के उनका नाम है शशि एस वेम्पत्ति। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। इससे बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि आज जो वॉर बेसिकली आईटी वॉर तो है ही है और इसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी कंट्री की आइडियोलॉजी और हेजीमनी को क्रिएट करने के लिए। तो ये चाहिए, ये हर एक कंट्री की अपनी है और इस जो मीडिया हाउसेस होती है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, वो अपनी बातों को, गवर्नमेंट की बातों को बहुत मजबूती से बाहर रखा जा सकता है। जैसे आप देखिएगा कि चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है वो कहने के लिए प्राइवेट है, बट वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ही चलाती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही चलाती है उसको। उसी तरह से बहुत और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीबीसी वगैरह हो गए, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों को फैलाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी अपनी एक मीडिया हाउसेस होनी जरूरी थी और ये इसको डीडी भारती या प्रसार भारती इसको फुलफिल करेगा। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली पंजाब के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मलेरकोटला एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाया है और इट विल बी द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। समझते हैं थोड़ा मलेरकोटला के बारे में। Recently, the Punjab government has announced the formation of Malerkotla as the 23rd district of the state and it has been carved out from the संगरूर district. इसको संगरूर district जो पंजाब की संगरूर district है उससे निकाल के बनाया गया है। दूसरा, सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट 1887 says that state government may by notification vary the limits and change the number of तहसील्स, district and divisions into which the state is divided. तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये चीजें कर सकती है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसमें उसको छूट है। तो अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी जाए तो मलेरकोटला इज ए फॉर्मर प्रिंसली स्टेट एंड ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन ऑफ पंजाब। ये अकेला मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन था पंजाब में। Historically, Malerkotla owes its foundation in the 15th century of Sufi saint Sheikh Safruddin सदर-ए-जहां। वहाँ के सूफी सेंट थे शेख सफरुद्दीन सदर-ए-जहां। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हैदर शेख, उनको हैदर शेख भी बुलाया जाता था और इन्होंने ही कहा जाता है कि इस शहर को बसाया था। But after the decline of Mughal Empire, Malerkotla rural exercised greater independence and at the time of the invasions of India by Ahmad Shah Abdali from Afghanistan, they aligned with them. तो ऑब्वियस बात है, जब अब्दाली का अटैक हुआ था इंडिया में तो ये जो मलेरकोटला थे वो अलाइन हो गए थे उस अहमद शाह अब्दाली से, क्योंकि उनके पास और कोई पावर नहीं था तो उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मुगल्स ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुके थे। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया 8 times, 8 बार अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को इन्वेड किया था। एंड इन 19th century मलेरकोटला बिकम वन अमॉन्ग द 6 सतलुज स्टेट। ये 6 सतलुज स्टेट बना जब 19th century में। एंड मलेरकोटला कंटिन्यूड अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शंस एंड द अलायंस विद द नेबरिंग 6 स्टेट टिल 1947 तक एक तरह से प्रोटेक्शंस एंड अलायंस के तौर पर रहा ये मलेरकोटला। When it become the only Muslim majority Sikh state in East पंजाब, तो ईस्ट पंजाब में ये ओनली मुस्लिम मेजोरिटी सिख स्टेट बना। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन 1948 में जब प्रिंसली स्टेट को खत्म किया गया तो मलेरकोटला ने ज्वाइन किया पेप्सू को, और जिसको आप लोग जानते होंगे, जिसको पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू। बट फिर पेप्सू को 1954 में हटा दिया गया एंड मलेरकोटला बिकम मींस पार्ट ऑफ द पंजाब। डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस में स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जैसे कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आमतौर पे स्टेट गवर्नमेंट इज फुल्ली ऑटोनोमस टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर देखा जाए तो रोल स्टेट का क्या रोल होता है, तो पहला तो ये है कि द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और चेंज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है। एंड दिस कैन आइदर बी डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाय पासिंग लॉ इन द स्टेट असेंबली। या तो इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी किया जा सकता है या तो स्टेट असेंबली में लॉ पास करके भी किया जा सकता है।
After that, many state prefers the executive route by simply issuing a notification in the official gazette. तो बट डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है स्टेट गैजेट में और वो चीजें सारी पास हो जाती है। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस के। देखिए पर्पस तो बहुत सारे हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस के, जैसे कि अगर कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टेट कहते हैं कि हमें छोटी डिस्ट्रिक्ट होगी तो उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा और गवर्नेंस भी अच्छी होंगी। तो ये फैक्ट भी है कि जितने ही बड़े डिस्ट्रिक्ट होंगे उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है, इसलिए स्टेट बेसिकली कोशिश करती है कि डिस्ट्रिक्ट को छोटा रखा जाए। इससे फायदा भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होता है और इससे चीजें भी सही होती है। इसमें सेंटर का रोल डिस्ट्रिक्ट बनाने में, हालांकि सेंटर का किसी तरह का रोल नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट को चेंज या क्रिएट करने में, ये फुल्ली तरह से स्टेट की ऑटोनोमी होती है। बट अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना होता है तब दिक्कत होती है, तब उसको आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है। जैसे कि the home ministry comes into the picture when a state wants to change the name of a district or a railway station। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम और रेलवे स्टेशन को चेंज करने की बात जब आती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है टू द अदर डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, साइंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि उनको सबको रेट करना होता है, ज्योग्राफिकल जीएसआई को भेजना पड़ता है, एंड रेलवे मिनिस्ट्री सीकिंग क्लियरेंस। अब एक बार जब एनओसी मिल जाता है देन इट कैन बी इश्यूज, इट कैन बी फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट। होप आपको ये समझ में आया कैसे डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर आर ऑलमोस्ट 593 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री एंड बिटवीन 2001 टू 2011 एज मेनी एज 46 डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड बाय स्टेट। 46 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था। तो 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, बट करेंटली देयर आर 718 डिस्ट्रिक्ट, 718 डिस्ट्रिक्ट है ऑल ओवर इंडिया में। And the surge in number is also due to the bifurcation of Andhra Pradesh into Andhra Pradesh and Telangana। तो रिसेंटली 2014 में जो आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया था उसके चलते भी डिस्ट्रिक्ट का एक्सपेंशन हो गया। तो ये कुछ है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 718 और ऑलमोस्ट अभी तक 2021 का सेंसस नहीं हुआ। तो देखिए 2021 का सेंसस होने के बाद और कुछ डिटेल में क्लियर हो गया है। अभी तक के लिए तो इतना ही है। होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए अपने अगले न्यूज़ पर चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली चाइना ने मार्स मिशन लॉन्च किया था और वो मार्स मिशन उसके रोवर वगैरह मार्स पर लैंड हो चुका है। समझते हैं थोड़ा सा। तो इस मिशन का नाम था Tianwen-1 और रिसेंटली चाइना स्पेसक्राफ्ट Tianwen-1 लैंडेड ऑन द मार्स कैरिंग इट्स फर्स्ट मार्स रोवर नेम्ड जुरोंग। उसको जुरोंग नाम है मार्स रोवर का और इसमें 3 कंपोनेंट है। एंड चाइना बिकम द थर्ड कंट्री टू लैंड ऑन मार्स आफ्टर द यूएस एंड सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन और यूएस के बाद चाइना थर्ड कंट्री बनती है। एंड चाइना's प्रीवियस यिंगू 1 मार्स मिशन था वो फेल्ड हो गया था क्योंकि which was supported by a Russian spacecraft had failed after it did not leave the Earth's orbit and disintegrated over the Pacific Ocean in 2012। तो क्योंकि वो जा नहीं पाया तो वो पैसिफिक ओशन में ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसके बाद चाइना ने खुद ही बनाया ये। नेक्स्ट, इस मिशन में अगर Tianwen-1 के बारे में समझा जाए तो Tianwen-1 स्पेसक्राफ्ट वाज लिफ्टेड ऑफ ऑन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, चाइना का जो सबसे हेवी लिफ्ट रॉकेट है दैट इज लॉन्ग मार्च 5 फ्रॉम द विंगचैंग लॉन्च सेंटर इन जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था ये। एंड द स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट है इसके, एक तो ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा हमारे जैसे ही, विच सेपरेटेड इन मार्स ऑर्बिट। The orbiter will remain in the orbit for scientific operations and to relay signals, while the lander rover combination has made an autonomous descent and landing. The lander from Tianwen-1 has touched down on Utopia planet, a large planet in the northern hemisphere of the Mars। तो यूटोपिया प्लानिटिया ये एक तरह का प्लेन रीजन है मार्स के अंदर में, तो वहीं पर इन्होंने वही लैंड हुआ है। एंड इस मिशन के ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है टू कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू द प्लैनेट सॉइल्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका समझने का और इसके इन्वायरमेंट कैसे है अलॉन्ग विथ एटमॉस्फेयर एंड वाटर। तो ये मार्स के ऑलमोस्ट मार्शियन एटमॉस्फेयर को समझने की ये मिशन है, जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन भी जा रहा था। ड्यू टू सर्टेन थिंग्स वो फेल हो चुका, बट नेक्स्ट वी आर ट्राइंग इन द कमिंग डेज ऑल्सो। दिस मिशन विल बी द फर्स्ट टू प्लेस ए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मिशन में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चाइना ने भेजा है and on the Martian surface, which will be able to study local geology as well as rock, ice and dirt distributions। ये मार्स में ये स्टडी करेगा। So this is about the China Tianwen-1 China Mars mission।
चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट ई-वे बिल विथ फास्टैग। तो फास्टैग और ई-वे बिल को दोनों को एक संग कंपाइल कर देंगे या बाइंड कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा समझते हैं। देखिए, ई-वे बिल जो होता है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, ई-वे बिल इज ए यूनिक बिल नंबर जनरेटेड फॉर द स्पेसिफिक कंसाइनमेंट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो किसी भी तरह का जो गुड्स मूवमेंट करता है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिकली वे बिल है, और अंडर द जीएसटी regime, ई-वे बिल आर मैंडेटरी फॉर द इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वैल्यूड ओवर 50,000। तो जीएसटी के अंदर में प्रोविजन ये है कि अगर कोई भी गुड 50,000 से ऊपर का वैल्यू है, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जीएसटी को कंप्लायंस करने के लिए ई-वे बिल की जरूरत पड़ेगी। एंड फ्रॉम अप्रैल 2018 विद द एग्जेम्पशंस टू प्रेशियस आइटम्स सच एज गोल्ड। सिर्फ गोल्ड को छोड़ के बाकी सारी चीजें हो सकती है, और भी कुछ मेटल्स हैं जो प्रेशियस हैं, इवन डायमंड वगैरह भी। एंड इट इज द मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड कंप्लाई विद द जीएसटी लॉ एंड इज अ टूल्स टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड चेक टैक्स एविजन। ये टैक्स एविजन को भी चेक करेगा। तो ये ई-वे बिल होती है। थोड़ा फास्टैग को समझा जाए तो फास्टैग बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, आजकल हर कार में ये कंपलसरी है इस तरह के फास्टैग लगाना। और ये फास्टैग बेसिकली इसके अंदर में एक RFID चिप होता है, जैसे जिसको हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप बोली जाती है। जैसे आपने बहुत सारे जो मॉल में जो कपड़े आप खरीदते हैं उसमें भी आपने देखा होगा एक टैग लगा रहता है। ये कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस वन। तो दिस इज ए RFID चिप बेसिकली, और यही हमारे फास्टैग में लगा रहता है इस रीजन में। ये जो पोर्शंस बेसिकली जो फास्टैग जो होता है, ये आमतौर पे एक तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक टोल का काम करता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, जैसे कि बहुत सारे जो टोल वे होते हैं, जो टोल नाका होता है, वहाँ पर करेंसी ना देके आप ये फास्टैग में ही आप रिचार्ज करा लेते हो, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज कराते हो। और दिस फास्टैग आपकी गाड़ी पे विंडशील्ड में लगा रहता है, एंड इस विंडशील्ड से RFID से वेव्स निकलती है, और ऊपर जो RFID डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है, और आपके जो कार्ड में जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से वो आपका गेट खोल देगा। और अगर कम पैसे हुए तो आपको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा, या तो फिर आप जैसे करना है आप इवन ऑनलाइन जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हो वैसे ही इस फास्टैग को भी रिचार्ज किया जा सकता है, एंड ये ऑटोमेटिक गेट खोल देता है। तो इसमें फिर कैश का ट्रांजेक्शंस वगैरह बंद हो जाता है। तो ये कुछ फायदे होते हैं फास्टैग के। और इसमें फास्टैग में QR कोड होता है, एक फास्टैग ट्रेडमार्क जो होती है, और एक एंटीना लगा रहता है। यही मेन चीज होता है जो RFID होती है, और एक TID होती है अलॉन्ग विथ टैग क्लास। तो इसका फायदा क्या होता है थोड़ा समझते हैं। द फास्टैग इज अ रीलोडेबल टैग दैट अलाउज ऑटोमेटिक रिडक्शन ऑफ टोल विदाउट हैविंग टू स्टॉप फॉर कैरिंग आउट द कैश ट्रांजेक्शंस। तो कैश ट्रांजेक्शन करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कट जाता है और अपने आप गेट खुल जाती है। The tag uses radio frequency identification technology and is fixed on the windscreen of the vehicle once activated. RFID is the use of radio waves to read and capture information stored on a tag attached to the object. And a tag can be read from up to several feet away. बहुत दूर से भी इसको पढ़ा जा सकता है, and does not need to be within the direct line of sight of the readers to be tracked. तो लाइन ऑफ साइट भी रहने की जरूरत नहीं है, ये कहीं से भी रीड कर सकता है। अलॉन्ग विथ इसको 15 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। फास्टैग हैज बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री एंड इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कौन ऑपरेट करता है? तो NHAI इसको ऑपरेट करता है। तो आपको समझ में आया होगा फास्टैग। अब देखिए फायदा ये है कि अब ई-वे बिल और फास्टैग को इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो अब इससे प्रोविजंस ये होगी कि द लार्जर मूवमेंट ऑफ गुड व्हीकल्स ऑन एन एवरेज 25 लाख गुड व्हीकल्स मूवमेंट फ्रॉम मोर देन 800 टोल्स आर रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस टू द ई-वे बिल सिस्टम। दूसरा, लाइव विजिलेंस किया जा सकता है। द इंटीग्रेशन ऑफ EWB, ई-वे बिल एंड RFID एंड फास्टैग विल इनेबल टैक्स ऑफिसर्स टू अंडरटेक लाइव विजिल इन रिस्पेक्ट ऑफ ई-वे बिल compliance by businesses. Taxman can now access reports on vehicles that have passed the selected toll without e-way bills in the past few minutes, and even stop revenue leakage. इसको revenue leakage को भी stop किया जा सकता है, and it will help in preventing revenue leakage by real-time identifications of cases of recycling and non-generation of e-way bill. तो काफ़ी अच्छा मेथड है, इससे बहुत सारा रेवेन्यू के जो पिल्फरेज वगैरह होती है, जो
लॉस होता है उसको भी रोका जा सकता है और व्हीकल ट्रैक भी किया जा सकता है कि कौन सा व्हीकल ई वे बिल विदाउट ई वे बिल क्रॉस कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द फास्टैग एंड ई वे बिल इंटीग्रेशंस। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली जैसे आपको मालूम होगा आज इंटरनेशनल बी डे है। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। ये अभी तक का 4th बी डे है और इसको यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था। तो आज 20th मई को बी डे है। आमतौर पर सुनने में बहुत छोटा लगता है बी या मधुमक्खी, बट ये जो बी होती है, एपिस एपिस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये बी हमारी समाज के लिए और इंसान के वजूद के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बी आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये बी लगभग 100 मिलियन ईयर से रह रही है और ये हमसे भी पुरानी है कहा जाए तो। एंड ये दुनिया की सबसे बड़ी मेजर पॉलिनेटर्स है, मतलब बहुत सारे क्रॉप्स की पॉलिनेशंस ये बी करती है अकेले। इस बार का जो थीम है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर पीस। तो बीज के लिए प्रोटेक्शन, एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाने की बात ये करता है इस बार का थीम। अगर समझा जाए बी का क्या कंट्रीब्यूशन है तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्पीसीज डिपेंड इंटायरली और एटलीस्ट इन पार्ट ऑन बीज। लगभग दुनिया के 90% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वन वे और अदर दे आर डिपेंडेंट ऑन हनी बी। 75% ऑफ द वर्ल्ड फूड क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन बीज। 75% जो हमारे वर्ल्ड के फूड क्रॉप्स हैं वो अपनी पॉलिनेशंस के लिए बीज के ऊपर में डिपेंडेंट है। एंड कहा यह जाता है कि 35% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल लैंड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बीज फॉर इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस और क्रॉपिंग के लिए। तो ये बी हमारे वजूद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ड्यू टू वेरियस थिंग्स, जैसे ड्यू टू यूसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, ड्यू टू वेस्टेज यूजेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, आज बीज की पॉपुलेशन कम हो रही है एंड ये बहुत ही चिंता का बात है। यूनाइटेड नेशंस ने प्रमोट किया है बी को प्रोटेक्शंस के लिए। कहा यह जा रहा है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस और आवर बेस्ट फ्रेंड, देन ओनली वी कैन सर्वाइव इन दिस नेचर। बी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फूड चेन सिस्टम को इस्टेब्लिश करती है और बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है। अगर कहा जाए तो रिसेंटली ये जो बीज जो डे मनाया जा रहा है, इसमें लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है बीज के प्रति, to raise awareness of the importance of pollinators, the threat they face and their contributions to the sustainable development. The event designated 20th May as World Bees Day. The goal is to establish strengthen measures aimed at protecting bees and other pollinators, which would significantly contribute to solving problems related to the global food supply and eliminate hunger in developing countries. We all depend on pollinators and it is therefore crucial to monitor their decline and halt the loss of biodiversity. तो हमें इन pollinators, अपने जो दोस्त हैं ये जो pollinators, उनकी प्रोटेक्शन हमें करनी जरूरी है, तभी हम बच सकते हैं। So we need to protect bees and other pollinators, क्योंकि ये हमारे एक तो हमारे फूड क्रॉप्स के लिए और दूसरे इकल बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस नोट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।